हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने स्टाफिंग चैप्टर जो है 6.1 जो ये शुरू किया था। इसमें हमने स्टाफिंग कंसेप्ट, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके है ना और इम्पोर्टेंस यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। ये जो वर्ड है ये आपने सुना ही होगी टर्म HR, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये ऑर्गेनाइजेशंस में बनाई जाती है। अब देखिए इसमें क्या है, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मैन, मटेरियल, मशीन्स, मनी एक्सेट्रा में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्टिव एंड पैसिव। जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जैसे जो मतलब हमारे प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, तो इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मीन्स इंक्लूड मैन while machine, material, money etc belong to passive means of production। एक्टिव में कौन है? जो हमारे मैन है, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हमारे एक्टिव क्या हैं, मतलब एक पार्ट है जो हमारे में मतलब वर्क करते हैं, ठीक है ना। और जो मशीन्स, मटेरियल, मनी जो हैं ये पैसिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, जिसको ह्यूमन बींग जो है वो यूज़ करके प्रोडक्शन करता है। An enterprise may have large quantity of passive means of production such as machines, material and money, but the same are of no use if not properly utilized। अब एंटरप्राइज के बाद देखिए सारी ये चीज़ें होती हैं पैसिव, जो ये हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होती हैं, जैसे ये हो गई, पर उनका कोई भी यूज़ नहीं है अगर उनको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जाए, यूटिलाइज नहीं किया जाए। दिस कैन बी यूटिलाइज प्रॉपरली ओनली विद द हेल्प ऑफ एक्टिव मीन्स, दैट इज़ ह्यूमन बींग्स। अब ये यूटिलाइज किसके थ्रू होती हैं? ह्यूमन बींग के थ्रू, मतलब मैन इसको प्रॉपर इसका यूज़ करता है। वट इज़ नीडेड इज़ दैट सच ह्यूमन रिसोर्स बी मेड अवेलेबल एज इफ परफेक्टली एफिशिएंट। इट इज़ द जॉब ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टू मेक एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल। अब ये देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब एक ये काम है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो अच्छे लोग हैं उनको अवेलेबल कराना। इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस टास्क ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट HR इज एस्टेब्लिश इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। और इस टास्क को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए हर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसको कहलाता है HR डिपार्टमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ये जो डिपार्टमेंट है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मतलब इसमें क्या है, इनके सुपरविजन में काम करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू फ्रेंच वेंडल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो HRM है उसमें क्या है, रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन होती है, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन, ये सारे फंक्शन जो है ये HRM जो है परफॉर्म करता है ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जिसमें कि ह्यूमन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का जो उनको क्या है, एक अच्छा ह्यूमन मतलब कि जो वर्किंग वो हैं मैन्स हैं वो मिल सकें, ठीक है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। आगे है एवोल्यूशन ऑफ HRM। इसकी एवोल्यूशन शुरुआत कैसे हुई? फर्स्ट पॉइंट है इसका लेबर वेलफेयर स्टेज। अर्लियर बिजनेस यूज टू बी ऑन स्मॉल स्केल, दैट द एरा ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन बाय इट्स इफेक्ट द नीड फॉर अ पर्सन वॉज फेल्ट हु कुड एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज़। अब देखिए पहले जो होते थे बिजनेस क्या होते थे, स्मॉल स्केल पे करे जाते थे। तो इसमें क्या है इनका मतलब दैट वाज द एरा ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो उसमें ट्रेड यूनियंस में ये क्या है, एक तरीके की मतलब आप कह लें कि ये क्या है, एक कमी आती थी कि ये ट्रेड यूनियंस जो हैं वो बना नहीं पाते थे। बाय इट्स इफेक्ट द नीड, और इसके इफेक्ट से क्या है, पर्सन की जो एक नीड है वो महसूस हुई, ठीक है ना, जो कि एक मीडिएटर की तरह काम करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में। फॉर दिस लेबर वेलफेयर ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड, और इसके लिए एक ये अपॉइंटमेंट मतलब करी गई, लेबर वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट किया गया। हिज रोल वॉज लिमिटेड टू प्रोवाइड मिनिमम वेलफेयर फैसिलिटीज़ टू द एम्प्लॉयज़, और इसका जो रोल है वो मतलब बहुत ही कम है कि वो क्या करता है, सिर्फ मिनिमम वेलफेयर फैसिलिटीज़ है एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट इसका बना लेबर वेलफेयर स्टेज। सेकंड है पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। विद द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस फैक्ट्री सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस, मैनी पीपल स्टार्ट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर वन रूफ। अब जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ता गया मतलब क्या है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज लगाई गई, बनाई गई, ठीक है, और उसमें क्या है काम करने वालों को
रखा गया, जिसमें कि काफ़ी सारे काम करने वाले एक ही छत के नीचे काम कर सकते थे। एज अ रिजल्ट द नीड फॉर अ पर्सन वॉज फेल्ट हुज जॉब वॉज टू मेक एम्प्लॉयज़ अवेलेबल फॉर द कंपनी। अब इसमें एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत महसूस हुई जो कि एम्प्लॉयज़ कंपनी को प्रोवाइड करता था, मतलब कर सके, ठीक है। विद दिस अप्रोच अर्लियर पर्सनल ऑफिसर एंड लेटर ऑन पर्सनल मैनेजर वॉज अपॉइंटेड। पहले उसको क्या कहा जाता था, पर्सनल ऑफिसर कहा जाता था, और उसके बाद उसको कहा गया पर्सनल मैनेजर, ठीक है, अपॉइंट किया गया। देयर रोल वॉज लिमिटेड टू रिक्रूट सेलेक्ट एंड प्लेस द एम्प्लॉयज़। अब उसका जो रोल था क्या था, वो रिक्रूट करता था, सेलेक्ट करता था और एम्प्लॉयज़ को प्लेस करता था, मतलब वहाँ पे रखता था। अब थर्ड है HRM स्टेज। ये थर्ड स्टेज है। इसमें क्या है, जैसे जैसे बिज़नेस फिर बढ़ता गया उससे क्या है, टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो डेवलप होती गई, मतलब अच्छी अच्छी जो टेक्नोलॉजीज़ थी वो आती गई। और इन दिस सिचुएशन द नीड वॉज फेल्ट फॉर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। और इस सिचुएशन में क्या है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की उनकी मतलब ज़रूरत जो है वो महसूस हुई, ठीक है ना। एम्प्लॉयज़ जो है मतलब और अच्छे होने चाहिए, और वो और अच्छे कैसे होंगे, बाय गिविंग दैम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट programs to them, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स was now considered to be an important part of organization and it was felt that it could be developed with this ideology personal manager was replaced by human resource manager। अब पहले जो थे पर्सनल मैनेजर जब बने उसके बाद उनको रिप्लेस करके मतलब क्या नाम दिया गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का नाम दिया गया। His job is to effectively manage the people so that they remain to be a part of the organization for a long time। और उसका क्या काम था कि वो लोगों को अच्छी तरह मैनेज करे, मतलब उनको अच्छी तरह उनका काम बताए, ठीक है। तो ये था एवोल्यूशन ऑफ HRM, कैसे इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। ये 3 स्टेजेस हैं, कैसे कैसे स्टेज वाइज जो है HRM की शुरुआत हुई। इसके बाद है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग कैसे इसका पार्ट बनी। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट। पहले क्या किया गया, रिक्रूटमेंट किया गया। फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक प्रोविजन फॉर। पहले सबसे पहले क्या फंक्शन किया गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि ये देखा गया कि कितने लोगों की एम्प्लॉयज़ की वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है, ठीक है, और फिर उनके रिक्रूटमेंट के लिए एक प्रोविज़न बनाया गया। टू डिस्चार्ज दिस फंक्शन ही इंडल्जेस himself in the activities like recruitment, selection, placement, training, promotion, transfer, etc। और ये सारी मतलब फंक्शंस को करने के लिए वो इन एक्टिविटीज़ में मतलब इन्वॉल्व हो गया, जैसे रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट करना। तो ये क्या है, HRM का वर्क बन गया, ठीक है। सेकेंड है प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रेंडर सर्टन सर्विसेज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है क्या है, एक स्पेशल सर्विस जो है प्रोवाइड करते थे, जिनके लिए मतलब एक स्पेशल नॉलेज चाहिए होती थी, जैसे कि जॉब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड नेगोशिएशन विद ट्रेड यूनियन, ठीक है। इसके बाद अब इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट है डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंडक्ट रिसर्च फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग अपॉन द पॉलिसीज कंसर्निंग पर्सनल। अब इसमें क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो क्या करता गया, रिसर्च करता गया टाइम टू टाइम, मतलब देखता गया कि कैसे वो उसको इम्प्रूव कर सकता है, और ठीक है ना, अपने काम को कैसे इम्प्रूव कर सकता है पॉलिसीज़ को बाय कंसर्निंग पर्सनल। ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिसर्च ही ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट न्यू टेक्निक्स इन डिफरेंट फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सच एज न्यू कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। अब उसने मतलब अपनी रिसर्च के बेसिस पे ये देखा कि जो है मतलब क्या है कि मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या है, नई टेक्निक्स लाई जानी चाहिए इन डिफरेंट फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सच एज न्यू कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। ये जो हैं मतलब जो कि एक नए जो प्लान्स हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में लाने चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या है, एम्प्लॉयज़ में डेवलपमेंट हो सकती है। फोर्थ है हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू एस्टेब्लिश कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज़। अब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप जो है वो बना के रखता है। He inform both the parties about the expectation of each other. In the event of dispute arising between them, occasionally he serve as a pacifier। अब देखिए अगर कोई भी उनमें क्या है, कोई भी
डिस्प्यूट हो जाता था, तो मतलब हो जाता है, अगर अराइज हो जाता है तो वो एक पैसिफायर मतलब एक जैसे जो सुलह कराते हैं जिसे कहते हैं, तो उसकी तरह वो वर्क करता है, ठीक है, उनके बीच में डिस्प्यूट्स को ख़त्म करता है। तो ये इसका थे। और फिफ्थ है प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एम्प्लॉयज़। It is the responsibility of the human resource management to formulate policies to provide social securities and welfare of employees. These policies cover different aspects of employees, जैसे एग्जाम्पल है रिक्रूटमेंट पॉलिसी, सिलेक्शन पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी एंड रिटायरमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कि कैसे वो पॉलिसीज़ को बनाती है, ताकि जो है मतलब एम्प्लॉयज़ को क्या है मतलब उनका वेलफेयर एक अच्छा वो हो सके, ठीक है ना। सोशल सिक्योरिटी मतलब एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखते हुए तो पॉलिसी जो है वो बनाई जाती हैं, ठीक है। सिक्स्थ है डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स। इन इंडिया गवर्नमेंट हैज़ पास सेवरल लेजिस्लेटिव मीन्स रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयज़। अब इंडिया में भी देखिए गवर्नमेंट ने काफ़ी जो हैं एक जो लेजिस्लेटिव मतलब वो हैं वो पास किए हुए हैं, ठीक है ना। किससे रिलेटेड? एम्प्लॉय से रिलेटेड किए हुए, सच एज वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्सेट्रा। इट इज़ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ सच एक्ट्स इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए जैसे गवर्नमेंट ने जो ये एक्ट्स पास किए हुए हैं ये एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए किए गए हैं, ठीक है। तो ये एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन प्रोविजंस को, इन एक्ट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करे, फॉलो करे, ठीक है ना। मतलब उनको हर एम्प्लॉय को उनके वेलफेयर के लिए इन मतलब वो ये एक्ट्स जो हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है देखिए स्टाफिंग एज लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। अब ये कैसे है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हैज़ 5 फंक्शन। अब हमें पता है मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दे ऑल आर pervasive nature, as all these function are uniformly performed in business and non-business organization. अब देखिए ये क्या है? pervasive nature है मतलब used in every sphere, every फील्ड, ठीक है ना। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में नॉन बिजनेस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह ये यूनिफॉर्मली क्या किए जा सकते हैं, परफॉर्म किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, means all those activities which are performed for the fulfillment of an objective like production, marketing, finance, staffing, etc. फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि ये परफॉर्म किए जाते हैं, जितनी भी मतलब एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म की जाती हैं ये ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए की जाती हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, स्टाफिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। इसके बाद है पर्सनल मैनेजर एज लाइन मैनेजर। ये कैसे है? When personal manager performs staffing as a function of management, then he play a role of line manager. पर्सनल मैनेजर जो है क्या करता है? एक स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है मैनेजमेंट में, तो क्या है इसका मतलब कि वो एक लाइन मैनेजर का रोल जो है वो प्ले कर रहा है। ही इन दिस रोल ही कंप्लीट्स द वर्क ऑफ रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग। मतलब इस रोल में वो इस काम में ये सारे वर्क कर रहा है, रिक्रूट करना, सिलेक्टिंग करना और ट्रेनिंग देना मतलब एम्प्लॉयज़ को, ये सारे वो वर्कर्स मतलब ये क्या है वर्क को परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्या है? ये एक लाइन मैनेजर का एक मतलब क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक वर्क है, ठीक है, जिसको वो अपने वर्क को पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाता है, ठीक है। तो ये था इसका टॉपिक पर्सनल मैनेजर एज अ लाइन मैनेजर। अब इसके बाद है हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है देखिए। स्टाफिंग प्रोसेस है द स्कोप ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग और फंक्शन इंक्लूड इन इट और द वेरियस एक्टिविटीज़ इंक्लूड इन दिस प्रोसेस कैन बी डिवाइडिंग इन द फॉलोइंग हेड्स। फर्स्ट है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। सेकेंड है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये हमारा एक स्टाफिंग प्रोसेस है। प्रोसेस मीन्स जो ये है स्टेप बाय स्टेप जो है ये जो प्रोसेस है वो करा जाता है। फर्स्ट है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्रूटमेंट। एट फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग द नीड ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एस्टिमेटेड। अब फर्स्ट स्टेप में क्या है देखिए, सबसे पहले ये देखा जाता है कि कितने लोगों की इसमें ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है, ठीक है, कितने एम्प्लॉयज़ ज़रूरत हैं। और उसके बाद ये देखा जाता है
कि एबल एम्प्लॉयज़, जो भी मतलब काबिल है एम्प्लॉयज़, उनको क्या है ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस किया जाए एट प्लेस्ड इन राइट पोजीशन एट द राइट टाइम, मतलब वो प्लेस किए जाए उनकी सही जगह पे और सही समय पर। एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड, द पॉसिबिलिटीज़ रिगार्डिंग इंटरनल प्रमोशंस, retirements, resignations and dismissals etc. आर ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। और जब ये देखा जाता है कि कितने ज़रूरत है मतलब लोगों की, तो ये क्या है इंटरनल प्रमोशंस, मतलब इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो एक चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। मतलब कईयों को इंटरनली मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनको प्रमोट कर दिया जाता है, उनको रिटायरमेंट दी जाती है। जो आगे अंडर एज मतलब एज जो जिनकी रिटायरमेंट की एज हो गई है उनको रिटायर कर दिया जाता है। रेजिग्नेशन, जिनको रिज़ाइन करना है वो देखा जाता है, जिसको निकालना है वो देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक जब मैन पावर रिक्वायरमेंट मतलब जब ये पॉइंट फर्स्ट स्टेप जो आता है इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। उसके बाद अगर किसी जैसे मतलब पर्सन की जितनी पर्सन्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसको फिर अपॉइंट किया जाता है। सेकंड है रिक्रूटमेंट। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड द सर्च ऑफ द वेरियस सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड इनकरेजिंग दैम टू सेंड देयर एप्लीकेशंस टू द एंटरप्राइज। अब ये देखा जाता है इसमें कि सर्च किया जाता है कि कितने लोगों की ज़रूरत है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है मतलब देखा जाता है जिनके मतलब वो हैं एप्लीकेशंस आई होती हैं या फिर जिनको लगता है कि वो इन चीज़ों के काबिल हैं। जैसे हम मतलब स्कूल कॉलेजेस हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें कॉल आने शुरू हो जाते हैं, तो वो ये देखते हैं कि ये जो है इन्होंने कौन से फील्ड में वर्क किया है, मतलब स्टडी की है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कॉल करते हैं, ठीक है। और हमें मतलब इनकरेज करते हैं कि अगर हम इस चीज़ के को करना चाहते हैं तो हम अपने क्या कर सकते हैं एप्लीकेशंस फॉर्म जो है वहाँ पे भेज सकते हैं एंटरप्राइज में। इन अदर वर्ड्स रिक्रूटमेंट मीन्स मेकिंग अवेलेबल द एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर टू फिल वेयर इज पोस्ट। देयर आर मोस्टली टू सोर्सेज फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, इंटरनल सोर्स एंड बाय एक्सटर्नल सोर्स। बीस एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। दो इसके रिक्रूटमेंट मतलब क्या है सोर्सेज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल सोर्स द एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वर्किंग इन द एंटरप्राइज, जो इंटरनल मतलब इसमें काम कर रहे हैं, पहले से ही जो काम कर रहे हैं उनको पोस्ट में फिल कर दिया जाता है, ठीक है ना, उनको सिलेक्ट करके। और एक्सटर्नल सोर्स में क्या है मतलब ये देखा जाता है वेटिंग लिस्ट तैयार की जाती है, जितने लोगों के रिज्यूम्स वगैरह आए होते हैं, है ना, तो उनकी जो है एक लिस्ट तैयार की जाती है। रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, रिकमेंडेशन देखी जाती है मतलब वो किस चीज़ के काबिल हैं। जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मीडिया एडवर्टाइजिंग के थ्रू ये जो है ये सारे जो एक्सटर्नल सोर्स मतलब इसके थ्रू जो है पोस्ट जो है वो फिल करी जाती हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद है थर्ड सिलेक्शन में क्या किया जाता है एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और लार्ज आउट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ दैम, मतलब काफ़ी सारे जो एप्लीकेंट्स आते हैं, जो लोग आते हैं उनमें से जो मतलब काबिल होते हैं उनको क्या किया जाता है सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कीप इन माइंड दैट द एबिलिटी ऑफ एन एप्लीकेंट एंड द नेचर ऑफ वर्क मस्ट मैच। इसमें ये देखा जाता है कि जो एबिलिटी है एप्लीकेंट की, जो वर्कर मतलब जो काम करने वाले आ रहे हैं उनकी एबिलिटी और नेचर ऑफ वर्क जिस मतलब जो उन्होंने काम करना है उनको क्या किया जाता है वो मैच होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब जिस फील्ड की में वो जॉब करने आ रहे हैं वो उसी फील्ड से पढ़े हुए होने चाहिए, तो इस तरीके से ये चीज़ें मैच करनी चाहिए, ठीक है। उसमें फिर उसके बाद इसको क्या किया जाता है सिलेक्शन किया जाता है। फाइनली एन एप्लीकेंट सिलेक्टेड इफ़ ही शी इज़ डिक्लेयर्ड पास इन द इंटरव्यू, और एप्लीकेंट जो है सिलेक्ट कर दिया जाता है अगर वो इंटरव्यू में पास हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मीन्स टू जॉइन द पोस्ट फॉर विच ही शी हैज़ बीन सिलेक्टेड। प्लेसमेंट मतलब उनको उस जगह पे उस पोस्ट पे रख दिया जाता है जिस चीज़ के लिए वो सिलेक्ट किए गए हैं। अपॉइंटमेंट लेटर जो है उनको भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर के बाद एम्प्लॉय गिव हिज ज्वाइनिंग रिपोर्ट टू द ऑफिसर टू द डिपार्टमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न कन्फर्मिंग दैट ही शी इज़ विलिंग टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। अपॉइंटमेंट लेटर लेने के बाद एम्प्लॉय जो है वो क्या करता है ज्वाइनिंग रिपोर्ट ऑफिसर को भेजता है और ये कंफर्म करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता है, ठीक है। इसके बाद मतलब और ओरिएंटेशन मीन्स क्या है टू एक्वेंट द एम्प्लॉयज़ विद देयर जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सोशलाइजेशन। ओरिएंटेशन मीन्स है मतलब एम्प्लॉयज़ को उनके जॉब के अनुसार जो है वो रखा जाता है,
ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको सोशलाइजेशन भी कहा जाता है। अंडर दिस न्यू एम्प्लॉयज़ आर इंट्रोड्यूस बोथ टू देयर सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट सो दैट दे कैन वर्क विद दैम एज ए टीम। और इसमें क्या है, न्यू एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस करा जाता है उनके सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स के साथ, ताकि वो टीम की तरह एक काम कर सकें। ठीक है। और फिफ्थ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। द लास्ट स्टेप है इस प्रोसेस का, क्या है, स्टाफिंग इज़ imparting training and development facility to the employees so that they can efficiency and effectiveness is increased। उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनकी जो है एफिशिएंसी, काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ सके। ठीक है ना, वो अच्छे से अपनी फील्ड में काम कर सकें। और थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी इज एनहांस्ड विच इज़ ब्राइटन देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड ट्रेनिंग गिव्स सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज़ विच कीप दैम सेटिस्फाई। और ट्रेनिंग से क्या है, एक एम्प्लॉय को क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। ठीक है ना, कि वो उस वर्क में अब मतलब उस जॉब में जो है वो अब काम कर सकता है अच्छे से। ठीक है, तो ये थे इसके स्टाफिंग प्रोसेस। अब इसमें हम जो है आपका ये चैप्टर जो है 6.1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके जो नोट्स हैं वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।